केंद्रक, न्यूक्लियस। डिस्कवर्ड बाय, खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? हाँ गुड, एक एक मिनट रुक जाए। हाँ किसमें? प्लांट में। हाँ बैठ जाओ, बता रहे हैं। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है कि जिसको नंबर ऑफ जिसमें को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देखिए एनिमल्स में होता है मोशन और प्लांट्स में होता है लोकोमोशन। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड लोकोमोशन। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा होती है? जब उसको बर्न ज्यादा करो। ठीक, तो अगर सिंपल सा आंसर चाहते हो तो एनिमल सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है क्योंकि मोशन करने में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। अब लोकोमोशन क्या होता है आप बताइए? मोशन एंड लोकोमोशन में अंतर होता है। जैसे मैं यहां से यहां चल रहा हूं तो ये मोशन है, लेकिन किसी कारण से, अब मान लीजिए मैं प्लांट हूं, रोज धूप मुझे इधर से मिलती है ज्यादा समय तक, तो धीरे 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 ये मैं ऐसे होने लगूंगा। ये लोकोमोशन, यानी हवा मुझे हिलाएगी भी तो मैं बस इससे ज्यादा नहीं हिल सकता, यानी अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होता है। और वो जिधर से उसको सनलाइट अधिक मिलती रहती है उधर वो टिल्ट होते रहता है और बहुत ज्यादा हिलता है, हवा के कारण हिलता है, तो वो है लोकोमोशन। और मोशन मीन्स हम अपने प्लेस से डिस्प्लेस भी हो रहे हैं। ठीक, चलिए केंद्रक खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट भूरा। रॉबर्ट भूरा नहीं लिखेंगे? पुराने लोग नहीं बोलेंगे, थोड़ा नए लोग बोलिए तो। रॉबर्ट भूरा क्यों नहीं लिखेंगे भाई? रॉबर्ट ब्राउन क्यों लिखेंगे हिंदी में? पुराने लोग नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट भूरा क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा, नाम नहीं बदलते। ठीक, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि एक नाम था अरस्तु। अरस्तु था ना, आंग्ल भाषा वाले उसको क्या लिखे? अरिस्टोटल। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, नाम तो है सिकंदर महान, है ना? आंग्ल भाषा में क्या कहते हो? अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उनके नाम में कौन सा सुरखाब लगा है और रॉबर्ट ब्राउन के नाम में नहीं लगा है? क्यों रॉबर्ट ब्राउन को रॉबर्ट भूरा नहीं लिखोगे और अरस्तु को अरस्तु को अरिस्टोटल लिख देते हो, सिकंदर को अलेक्जेंडर लिख देते हो? पुराने लोग धैर्य बनाए रखिएगा, अगर बोले तो फिर समझ लीजिए। ब्राउन टाइटल है, ब्राउन ही तो असली नाम है, टाइटल तो रॉबर्ट है। हाँ तो ग्रीक वर्ड का इंग्लिश में कन्वर्जन हुआ तो नाम क्या? तो कन्वर्जन करिए, थोड़ा चेंज करिए। तो इंग्लिश में अरस्तु हो गया। इंग्लिश तो बहुत तेज आपकी। फिर इंग्लिश में अगर अरस्तु हो गया तब तो इंग्लिश में आप डिक्टेंशन ले आई होंगी। हिंदी में अरस्तु होता है, इंग्लिश में अरस्तु नहीं होता। ठीक, मीन्स आपको कहना क्या चाहिए था, ये सही बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई, उसका इंग्लिश हमें नहीं पता है। अरिस्टोटल इज अ ग्रीक वर्ड एंड अरस्तु इज अ हिंदी वर्ड। तो हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल्स जानते हैं, ग्रामर जानते हैं, और इंग्लिश से हिंदी। बट हम हिंदी से ग्रीक और ग्रीक से हिंदी कन्वर्ट करने का रूल हमें नहीं पता है, उसमें कौन सा ग्रामर लगता है वो हमें नहीं पता है। तो वो उसमें चेंज हो सकता है, इसलिए वो चेंज हो जाता है। और यहां जो है हिंदी टू इंग्लिश है, रॉबर्ट ब्राउन इंग्लिश है और उसको क्या है हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो नाउन जो है, संज्ञा जो है वो बदलती नहीं है। चलिए लिखिएगा, आगे लिखिएगा। इट्स ए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। देखिए पर्सनल मत लीजिएगा, जब मैंने बोला है उसको इग्नोर करिएगा, इसे हंसने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ठीक, लिखिएगा तब तो अच्छी बात है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। इट्स ए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब समझिएगा,
जैसे आप बैठे हो, कोई पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है, कोई पैर फैला के बैठा है, कुछ लोग स्लीपर निकाल दिए हैं, कुछ लोग पैर लगातार हिला रहे हैं, कुछ लोग गाल पे हाथ लगा के बैठे हैं मना करने के बाद भी, एंड मेनी मोर। कहने का मतलब ये था कि जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज है, हमारी बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। हमारी बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो जिस तरह से हमारी बॉडी एक्टिविटीज को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह से सेल की एक्टिविटीज को, यानी कोशिका क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो इसीलिए न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, और इट कैन ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक, लिखिएगा इसको, लिखिएगा, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। केंद्रक सभी कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण करता है। केंद्रक सभी कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जिस कारण इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं, जिस कारण इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसे कोशिका का दिमाग या मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे कोशिका का दिमाग या मस्तिष्क भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। अच्छा, एक चीज सबसे पहले लिखना था, अगर नहीं लिखे तो अभी लिख लो। जैसे अगर शॉर्टकट में लिखेंगे तो उसे लिखेंगे, सॉरी सेल नहीं, अगर लॉन्ग कट में इसी को लिखना चाहते हैं तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, विज्ञान की वह शाखा जिसमें केंद्रक के संबंध में अध्ययन करते हैं। इतना लंबा लिखिए, या ऐसे शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख के डैश डालिए, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के संबंध में अंदर न्यूक्लियोलॉजी, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलॉजी। कौन बोला? तो कह धैर्य थोड़ा सा बना सकते हो। आप गलत बोल रहे थे, हम सुधार दिए। नहीं ठीक, स्पेलिंग देखिए बोर्ड पे, मैं लिख रहा था। ठीक, कैरियन मीन्स भी न्यूक्लियस होता है, कैरियन मीन्स भी न्यूक्लियस होता है, और कैरियन इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक, तो बोलते क्या है? कैरियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोलॉजी नहीं बोलिएगा और नहीं लिखिएगा, कैरियोलॉजी होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जहां समझने वाली बात होगी समझाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डीएनए कॉमा आरएनए कॉमा क्रोमोसोम ETC present inside the nucleus। DNA, RNA, गुणसूत्र आदि केंद्रक के अंदर पाया जाता है। DNA, RNA, गुणसूत्र आदि केंद्रक के अंदर पाया जाता है। एक चीज और लिखो, लिखिएगा, इट डज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। याद है ना कल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है? यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इट डज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं, यानी केंद्र के 4 पार्ट होते हैं।
It is divided in 4 parts. पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। देखिएगा, एक लाइन लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। It is a double layered membrane. It is a double layered membrane formed by phospholipid. It is a double layered membrane formed by phospholipid. यह फास्फोलिपिड की बनी दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। यह फास्फोलिपिड की बनी दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। अब थोड़ा बोर्ड पे देखिए। सपोज दैट ये कल की हम लोग सेल बनाए थे, कुछ भी ऐसे बनाए थे ना बाहर बाहर। अब ये बनाया हमने, इसके अंदर न्यूक्लियस। तो ये जो गोल लाइन है यही है क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? ये क्या है? यही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब समझिएगा, इसके इधर है साइटोप्लाज्म और इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब मिलके काम करते हैं, समझिएगा बात ध्यान से, कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब मिलके काम करते हैं तो कोशिका के अंदर के दूसरे ऑर्गेनेल को डेवलप करते हैं। यही है, यानी अगर मिलके काम करते हैं, इट मींस इधर की इंफॉर्मेशन इधर जाती होगी और इधर की इंफॉर्मेशन इधर आती होगी, तभी तो मिलके काम कर पाएंगे। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के बीच संपर्क बनाए रखने का कार्य करते। अब सपोज दैट कि ये संपर्क न बनाए, कम्युनिकेशन मेंटेन न करे तो क्या होगा, समझिए तो समझ जाएंगे। तो अगर साइटोप्लाज्म की बात न्यूक्लियोप्लाज्म को न पता चले और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात साइटोप्लाज्म को न पता चले, तो सपोज दैट अंदर वाले ने बनाना शुरू किया गोल्गी बॉडी। अंदर वाले ने बनाना क्या शुरू किया? गोल्गी बॉडी। और बाहर वाले ने बनाना शुरू कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब अकेले अकेले बनाना शुरू करेंगे तो न तो गोल्गी बॉडी ठीक से डेवलप हो पाएगा और न ही माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो पाएगा, यानी वो सेल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी और उसका वो अपना फंक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसलिए जब भी कोई बात होती है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन मेंटेन होता है, यानी दोनों मिलके किसी भी ऑर्गन को डेवलप करेंगे तो दोनों क्या है? मिलके डेवलप करते हैं। तो एक लाइन लिखना था बस, क्या कि इट मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच संपर्क बनाए रखने का कार्य करती है। इट मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के बीच संपर्क बनाए रखने का कार्य करती है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बस एक एक दो दो पॉइंट बता रहे हैं जो आपको जरूरी है। इसके बाद साथ साथ आप एनसीईआरटी मैंने कहा ये पढ़ते रहिएगा। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पार्ट है केंद्रक का, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई कल तो आपने देखा था कि ये केंद्रक द्रव प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है और आज आप देख रहे हो कि यह किसका पार्ट है? केंद्रक का पार्ट है। ये कैसे संभव भाई? ठीक,
और भाई, अरे मान लो आप यहां से कमाने चले गए पाकिस्तान, नहीं जाओगे, चलो अमेरिका भेज देते हैं। अमेरिका गए, अमेरिका में कोई दूसरा आपको मिला, इंडियन देखने में लग रहा था, तो बातचीत शुरू किए, तो वो पूछेगा कहां से आए हो, तो आप क्या बताओगे? इंडिया से। तो कहेगा मैं भी इंडिया में हूं। कहां से हो इंडिया में? तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से। तो वो भी खुश हुआ कि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, अब बताओ कहां से हो? तो कहे, आप कहेंगे, मान लीजिए कहे कि आप, मैं लखनऊ से हूं। उसने कहा यार मैं भी लखनऊ से हूं, अब बताओ कहां से हो? कहने का मतलब कि इंडिया, अब मैथमेटिक्स के टर्म में समझिए कि इंडिया इज ए सुपरसेट, यूपी इज ए सबसेट। यूपी का सबसेट क्या है? लखनऊ। लखनऊ का सबसेट क्या है? अलीगंज। अलीगंज का सबसेट क्या है? सेक्टर के, सेक्टर जे में है ना, सेक्टर जे। सेक्टर जे का सबसेट क्या है? ये बिल्डिंग A12, यही ना कोचिंग का एड्रेस है, A12 सेक्टर जे, अलीगंज लखनऊ, 224-026 पिन कोड, यही तो है आपका एड्रेस भी बता। यानी कहने का मतलब है कि सुपरसेट जो है, आपको दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती। आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से समझिए, नहीं भूगोल से समझे, नहीं मैथ से समझे, पॉलिटिक्स से समझिए। आपको डुअल नागरिकता नहीं दी जाती ना, दोहरी नागरिकता। आप क्या है? आप इंडिया के नागरिक हैं। जब इंडिया के नागरिक हैं, इट मींस इंडिया के अंदर जो भी चीज, आप वहां के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। आप अमेरिका के नागरिक हैं, साथ ही साथ जिस प्रांत में, स्टेट में रहते हैं, वहां स्टेट के भी नागरिक होते हैं। तो वही यहां पे है कि आप सुपरसेट, प्रोटोप्लाज्म क्या है? सुपरसेट, वो पूरी सेल में फैला हुआ है। तो जीवद्रव्य जब पूरे कोशिका में फैला हुआ है, तो जीवद्रव्य का वह पार्ट जो केंद्रक के अंदर है, वो केंद्रक का भी पार्ट होगा और जीवद्रव्य का भी पार्ट होगा। ठीक है? तो इसीलिए आप यहां लिख रहे हो, क्योंकि जीवद्रव्य क्या है, कल देखे थे ना, आप बताए थे डॉटेड। तो डॉटेड तो पूरी सेल में था, तो उस डॉटेड का वह पार्ट जो किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और वो जो है, वो उसका पार्ट भी होगा। किसका पार्ट? साइटोप्लाज्म, सॉरी, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस का भी पार्ट होगा। इसलिए इसका एक निकनेम और होता है, ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर सैप। इसे केंद्रक रस भी कहते हैं, इसे केंद्रक रस भी कहते हैं। इट इज अ सेमी लिक्विड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। यह अर्ध तरल पारदर्शी द्रव होता है। यह अर्ध तरल पारदर्शी द्रव होता है। जैसे आपने उधर शुरू में लिखा कि डीएनए, आरएनए कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब एग्जैक्ट न्यूक्लियस के किस पार्ट में पाया जाता है? तो लिखिएगा डीएनए, आरएनए, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन नेम्ड हिस्टोन। हिंदी में लिख रहे हैं तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन नामक एक विशेष प्रकार की प्रोटीन। अभी यहां समझिए, रिप्रोडक्शन जब बताएंगे तो बताएंगे हिस्टोन काम क्या करता है। हिस्टोन नामक विशेष प्रकार की प्रोटीन, सम मिनरल्स, कुछ खनिज, सम मिनरल्स, कुछ खनिज, ईटीसी प्रेजेंट इन न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ खनिज आदि केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आदि केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इट प्रोवाइड्स site for the process. It provides site for the process transcription. यह ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रक्रिया हेतु स्थान प्रदान करे। साइट मतलब होता है वर्क प्लेस। कहते हैं इंजीनियर कहता है मैं साइट पे जा रहा हूं, लेबर भी कहता है मैं अपनी साइट पे जा रहा हूं। साइट मतलब वह स्थान जहां कोई काम हो रहा है। तो साइट मतलब होता है वर्क प्लेस,
और कौन सा वर्क का प्लेस है ये? ट्रांसक्रिप्शन। यह ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रक्रिया हेतु स्थान प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स साइट फॉर द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या होता है भाई ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? बायो वाले, बायो तो बहुत लोग पढ़े होंगे ना, बायो बायो से 12th होंगे, ग्रेजुएशन होंगे। क्या होता बताइए, बात मत करिए आपस में प्लीज। क्या होता है भाई ट्रांसक्रिप्शन? हाँ जो भी बोल रहे हो भाई तेज बोलो, सही बोल रहे होगे। कौन बोल रहा है? सही बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, सही बोल रहे हो। ठीक, देखिए होता क्या है हमारी बॉडी में, अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं, फिर उधर बताएंगे जब रिप्रोडक्शन आएगा। हमारी बॉडी में सबसे पहले बनता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जब संश्लेषण होता है, डीएनए जब सिंथेसाइज होता है, तो डीएनए से बनता है आरएनए। फिर आरएनए जब सिंथेसाइज होता है तो ये बनती है प्रोटीन। ठीक, और ये प्रोटीन जो है वो जाती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। अमीनो एसिड के कोड के रूप में आपके जीन्स जो होते हैं, जीन जो होता है, इसी प्रोटीन को लेके दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है, जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसे कहते हो आप ट्रांसक्रिप्शन। सुन लो, अभी आपको अलग से लिखित दें, आगे ही बैठी हैं, आपको लिखित दें अलग से, कहें तो दे आईएएस में विजय सर से नीचे बात करें, आपके लिए अलग से इनविटेशन छाप के दें कि जब समझाया जा रहा हो तो मत लिखा करें कृपया। मैं आगे ही बैठी है, मैं बोला हूं सुन लो, फिर बोलूंगा अभी लिखिएगा। ये समझा रहा हूं किस लिए? लिखने के लिए ना। अगर नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, तो थोड़ा सा समय दो। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रक्रिया को कहते हो ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है इस प्रक्रिया को कहते हो ट्रांसलेशन। गुड। और दोनों प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से इसे कहते हो आप सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, डोग्मा मतलब डायलमा, डायलमा मतलब भी कुछ स्थिर नहीं। कहते ना क्या आपने ऑप्शनल डिसाइड किया, तो नहीं कहते अभी सोच रहा हूं या सोच रही हूं, अभी डायलमा में हूं कि जूलॉजी लूं कि एंथ्रोपोलॉजी लूं, या हिस्ट्री लूं कि ज्योग्राफी लूं, कि ये क्या है डायलमा में हम है। तो डायलमा मतलब, तो ये देखिए लाइफ मतलब न्यू लाइफ जनरेट करने का, ये कैसा है सेंट्रल प्रोसेस है, लेकिन अभी सब कुछ डायलमा में है। क्यों डायलमा में है? कि डीएनए सिंथेसाइज होकर आरएनए बना रहा है, आरएनए फिर क्या है प्रोटीन बनाएगी, फिर जेनेटिक कोड्स जो होंगे वो अरेंज होंगे और जीन के द्वारा क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाएंगे, फिर उधर क्रोमोसोम मैच करेगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, सारा प्रोसेस चल रहा है एक साथ, लेकिन अभी भी कुछ डिफाइन नहीं हुआ है। लेकिन है क्या ये सेंट्रल प्रोसेस। अगर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं गया तो कैसे पता चलेगा कि अगली पीढ़ी में जो बच्चा पैदा होने वाला उसके 2 हाथ होने हैं, 2 पैर भी होना है, 2 कान भी होने हैं, 1 नाक भी होनी है, एंड मेनी मोर। जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे ना, तो वो कैसे जाएंगे? जेनेटिक कोड्स के थ्रू जाएंगे, और ये जेनेटिक कोड बनना क्या हो रहा है अभी शुरू हो रहा है। तो यानी क्या है ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, यानी नई लाइफ को जनरेट करने का ये सेंट्रल प्रोसेस है, लेकिन अभी कुछ क्या है डेफिनिट नहीं हुआ है, कुछ निश्चित नहीं हुआ है, सारा प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही एक बॉक्स बनाइएगा और उसके बाद उसी बॉक्स में इतना लिख लीजिएगा, जिससे आगे फिर मैं जब रिलेट करूंगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में तो आपको पीछे खोजने में आसानी होगी। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना वो ट्रांसलेशन होता है, ध्यान रखिएगा।
ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर स्लैब। हो गया, लिख लिया ना। जब चोरी से लिखना होता है तो हाथ बहुत तेज चलता है। जब कहते हैं लिख लो बॉक्स बना के, तब आराम से, कुछ लोग स्केल भी निकालने लगते हैं कि स्केल से लाइन खींचेंगे। अरे हाथ से ही लाइन खींच लो, सही है। चले आगे चले, चलिए ठीक। अगला लिखिए, नेक्स्ट जो है क्रोमैटिन। याद है ना, वीडियो में देखे थे, कल के वीडियो में ये दिखा था कहीं ये सब। चलिए देखिएगा, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यह धागे जैसी संरचना होती है। इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यह धागे जैसी संरचना होती है। या ऐसे लिखिएगा, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। यह प्रोटीन की बनी धागे जैसी संरचना होती है। When it is spread upon each other, when it is spread upon each other, it forms a net-like structure. It forms net-like structure. यह धागे जैसी संरचना होती है तथा एक दूसरे के ऊपर फैलकर जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है, which is known as, जिसे, अब बोर्ड पे लिख रहा हूं, इस जाल को क्या कहते हैं? which is known as chromatin reticulum और न्यूक्लियर नेटवर्क और न्यूक्लियर नेट। यह जाल जैसी संरचना एक दूसरे के ऊपर फैलकर जाल जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्रोमैटिन रेटिकुलम या केंद्रक जाल या केंद्रक नेटवर्क कहते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, देखिए सेल डिवीजन मतलब रिप्रोडक्शन है। सेल रिप्रोडक्शन कैसे करती है, मैंने कल बताया था ना। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय, दिस नेटवर्क कंप्रेस्ड, at the time of cell division, this network compressed and became small and thick. At the time of cell division, this network compressed and became small and thick, which is known as chromosome. कोशिका विभाजन के समय यही नेटवर्क मतलब क्रोमैटिन रेटिकुलम कहिए या न्यूक्लियर नेट कहिए या न्यूक्लियर नेटवर्क कहिए, यही जाल या यही नेटवर्क सिकुड़कर छोटा एवं मोटा हो जाता है। कोशिका विभाजन के समय यही जाल या यही नेटवर्क सिकुड़कर छोटा और मोटा हो जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या कैसे बनता है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि क्रोमैटिन क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का बना। जब वो अपने आपस में एक दूसरे के ऊपर उलझकर फैलकर जाल जैसी संरचना बनाता है तो उसे क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। और ये क्रोमैटिन रेटिकुलम जो है सिकुड़कर छोटा मोटा हो जाता है तो क्रोमोसोम कहते हैं। एंड दैट क्रोमोसोम इज नोन एज, उसी में आगे बढ़ा लीजिए एक लाइन, एंड दैट क्रोमोसोम इज नोन एज यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, तथा गुणसूत्र को ही प्रजनन की इकाई कहते हैं। अब देखिए 2-3 इकाई हो गया आपके पास। यूनिट ऑफ बॉडी किसे कहते हैं, शरीर की इकाई, सेल। यूनिट ऑफ प्रोटीन,
अमीनो एसिड। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम। अभी आगे ऐसे ही मिलता रहेगा। तो कोशिका विभाजन के समय यही जाल सिकुड़कर छोटा और मोटा हो जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र को ही प्रजनन की इकाई कहते हैं। अब जब मैं रिप्रोडक्शन बताऊंगा तो ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन अब आपको दोबारा फिर नहीं बताऊंगा कैसे होता है। ये आपने देख लिया कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, जो भी लास्ट पार्ट है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। न्यूक्लियोलस केंद्रिका देखिएगा, it's a membraneless spherical shaped structure present inside the nucleus। यह केंद्रक में पाई जाने वाली झिल्ली विहीन गोल संरचना होती है। इट्स अ मेम्ब्रेनलेस spherical shaped structure। It is the membraneless spherical shaped structure प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यह केंद्रक में पाई जाने वाली झिल्ली विहीन गोल संरचना है। हुज मेन फंक्शन इज, जिसका मुख्य कार्य टू हेल्प द राइबोसोम इन प्रोटीन सिंथेसिस। जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की मदद करना है। It also helps in synthesis of RNA। यह आरएनए के संश्लेषण में भी सहायक होती है। यह आरएनए के संश्लेषण में भी सहायक होती है। आरएनए का संश्लेषण मतलब वही ट्रांसलेशन, अभी जो बॉक्स बना के लिखे हो, अभी लिखे हो ना बॉक्स बना के, तो ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? केंद्रक द्रव में। और ट्रांसलेशन कहां होता है? केंद्रिका में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शैप में होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन कहां होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक, सॉरी, न्यूक्लियोलस में।